नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत प्यारी शिक्षाप्रद कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी लिखी है सुधा चौहान जी ने और कहानी का नाम है सलीका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सलीका। आज माधुरी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज सुबह वह जल्दी ही उठ गई थी। वह खुशी के मारे उड़ रही थी जैसे। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कुणाल और ऋषिका 10 बजे आने वाले थे। कुणाल की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आ रहे थे। जनवरी में शादी हुई तो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। वहां से लौटे तो कोरोना के संकट में पूरे 3 महीने से उसने देखा नहीं था अपने बेटे बहू को। बस फोन पर ही बतियाकर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉटस्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा। इसलिए कुणाल ने पहली फ्लाइट में बुकिंग करा ली थी। आज वह 10 बजे की फ्लाइट से आने वाले हैं। माधुरी को याद आया कि 4 साल पहले कुणाल के पिता की लंबी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उनके ग्रेजुएटी फंड और खुद की जमा पूंजी से उसने कुणाल को पढ़ाया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि कुणाल के पिता आज जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते। लेकिन भाग्य के आगे किसकी चली है। अभी वह साफ सफाई कर ही रही थी कि मिसेज मित्तल का फोन आया। पूछ रही थी कि शाम को 7 बजे होने वाला सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 7 बजे माधुरी के घर सत्संग होता था। कॉलोनी की करीब 10-15 औरतें इकट्ठी हो जाती थी। थोड़ा सत्संग करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला ही रविवार है, इसीलिए वो पूछ रही थी। माधुरी ने भी कह दिया कि होगा क्यों नहीं, जरूर होगा, सबको सूचना दे दो। अब माधुरी ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया। खाने की आधी तैयारी कर ली। फिर नहा धोकर 10 बजे तैयार हो गई। 10:15 बजे कुणाल का फोन आ गया। माँ, प्लेन लैंड कर चुका है। 11 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने माधुरी के पैर छुए। माधुरी ने दोनों को गले से लगा लिया। इशिका को तो कस के भींच लिया। उसने कहा, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी, और मैं भी तेरी सास नहीं हूँ, माँ ही हूँ। इशिका ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। माधुरी ने दोनों को कहा कि थोड़ी देर दोनों आराम कर लो। तो दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। थोड़ी देर के बाद माधुरी ने आवाज लगाई, बेटा कुणाल, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाओ। कमरे से ही इशिका की आवाज आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी भूख नहीं है। पर बेटा, मैंने तो बना लिया था, ऐसा करो ना, थोड़ा थोड़ा ही नाश्ता कर लो। माँ के आग्रह पर कुणाल नाश्ता करने आ ही गया। इशिका नहीं आई। माधुरी ने एक बार और प्रयास किया, इशिका बेटा, तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है तुम लोगों के लिए। माँ जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप और कुणाल दोनों कर लो नाश्ता, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। माधुरी को इशिका का यह व्यवहार थोड़ा अखरा, लेकिन उसने यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफर से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होगी, इसी कारण शायद ऐसा कर रही है। एक गहरा निश्वास लेकर माधुरी और कुणाल दोनों नाश्ता करने बैठ गए। दोनों ने खूब इधर उधर की बातें की। कुणाल ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके माधुरी खाने की तैयारी करने लगी। कुणाल को गाजर का हलवा पसंद था और साथ में आलू की कचौरी, इसलिए उसने वही बनाए थे। आज सुबह से ही लगातार चक्कर गिननी की तरह वह घूम रही थी। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था। लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ जैसे भूल गई थी। बड़े चाव से उसने खाना बनाया। 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। इशिका सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। माधुरी को थोड़ा अटपटा सा लगा। इशिका ने खाना बनाने में तो कोई मदद की नहीं थी। कोई बात नहीं, मगर सर्व तो कर ही सकती थी। माधुरी मन ही मन उस बात को पी गई। कुणाल उठा और सर्व करने लगा, लेकिन माधुरी ने उसे रोक दिया और खुद ही सर्व करने लगी। खाना देखते ही इशिका ने कहा, ये क्या बना है माँ जी, गाजर का हलवा और आलू के परांठे, कितना तेल और घी होता है इनमें, भाई मैं तो नहीं खा सकती हूँ।
बहू की बात सुनकर माधुरी को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। बोली, ठीक है, दूसरे आइटम ले लो। इशिका बोली, आलू की कचौरी तो मैं खाती नहीं, फिर मैं खाऊं क्या? बेटी, मैंने तो कुणाल की पसंद की चीज़ें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए बनाती कैसे? तब इशिका कुणाल की तरफ मुड़कर बोली, सुनो कुणाल, मेरे लिए जोमेटो से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता ही है। यह कहकर वह टेबल से उठी और अपने कमरे में चली गई। अब तो माधुरी को काटो तो खून नहीं। उसने कुणाल को देखा, वो चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था। कुणाल ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया खाना। माधुरी चुपचाप खाना खा रही थी। खाना उसके गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती जैसे खाने को निगल रही थी। वास्तव में उसे लग रहा था कि वो फूट फूट कर रो ले, लेकिन बेटे के सामने वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। बेटे को बुरा भी तो लगता। जल्दी से उसने खाना खत्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट तक तो वह खूब रोई। उसे अपने ससुराल के दिन याद आने लगे, जब वह ससुराल में पहली बार आई थी। उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, कितने ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लग गए थे सासू माँ को। माधुरी तो घबराई गई थी। उसे सब कुछ याद भी नहीं रहा था कि सास ने क्या क्या कहा था और क्या क्या नहीं। जब कुणाल के पापा उसके पास पहली बार आए तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई। उसे उम्मीद थी कि वे उसे आश्वस्त करेंगे कि धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, लेकिन वह बोले, माँ और तेरे पचड़े में मैं नहीं पड़ता, तू जाने और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय एकदम से समाप्ति कर दिया था। तब माधुरी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। माधुरी की सास बात बात पर उसे टोका करती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। माधुरी को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे किसी भी काम को करने का सलीका नहीं है। माधुरी को धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और वो पूरी तरह अपनी सास के बनाए खांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास का अंत समय था तो वह माधुरी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़ा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छा को मारकर और औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रख कर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था। मैंने भी तुझे वैसे ही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना बेटी। माधुरी तो यह सुनकर रो ही पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ बोला, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। माधुरी की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई और उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। माधुरी के दिल में उसकी सास का यह रूप खींच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भी भूल से उनके बारे में कुछ कह देता गलत, तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती। उसके इस बदले स्वभाव को कुणाल के पापा बड़े आश्चर्य से देखा करते। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस मित्तल का फिर फोन आ गया। उसे याद आया कि अरे, आज तो सत्संग भी होना है, और वह सत्संग की तैयारी करने के लिए उठ गई। ठीक 7 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। 2 महीने के बाद मिल रही थी सब लोग, सो खूब शोर हो रहा था, खी खी हा हा ही चल रही थी। अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। माधुरी ने देखा कि सामने इशिका खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों से भींचे हुए खड़ी थी। प्लीज आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दुख रहा है। उसकी बात सुनकर सारी औरतें एकदम से खामोश हो गई। इशिका अपने कमरे में चली गई। माधुरी ने झेपते हुए कहा कि उसकी बहू इशिका है और आज ही बेटे कुणाल के साथ यहाँ आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है शायद। अब एक एक करके सभी औरतें अपने को अर्जेंट काम है यह कहकर सभी चली गई। माधुरी थोड़ी देर तो वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह इशिका से बोली, बेटी, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। इशिका ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं माँ जी, मैंने सर दर्द की गोली ले ली है। थोड़ी देर के बाद माधुरी चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद में उसने उन दोनों को बुलाया और तीनों बैठकर चाय पीने लगे। माधुरी ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारी करने लगी।
उसने इशिका से पूछ लिया था कि डिनर में वो क्या खाएगी। उसी के हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। फिर बहू बेटों को आवाज़ लगाई। तीनों डाइनिंग टेबल पर आ बैठे थे। इशिका ने कहा, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब तो माधुरी को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर से चाकरी कर रही है, उस पर बहू की ये नाटक। आखिर सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब तो यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्तों पर जबरदस्ती तो नहीं बांधा जा सकता है। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है, तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक माधुरी सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है, उसे वैसे ही रहना चाहिए। माधुरी बोली, कुणाल, जोमेटो से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे मंगवा ले। कुणाल और ऋषिका ने चौंक कर माधुरी की तरफ देखा। माधुरी अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक कुणाल भी उसके पास आ गया था। फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। इशिका अपना खाना खत्म करके चली गई थी। सुबह माधुरी आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा कि कुणाल बैठा हुआ है। माधुरी ने उससे पूछा, अरे तू कब से जग रहा है कुणाल? हम तो 7 बजे ही उठ गए थे माँ, नींद खुल गई थी मेरी। माधुरी को पता था कि कुणाल को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि वह अब और नौकरानी नहीं बनेगी। उसने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब कुणाल की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे चाय बनाने के लिए कहे। माधुरी बोली, बेटा मैं वृंदावन जाऊंगी घूमने के लिए, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना? ऐसा करना कि घर का ताला लगाकर चाबी सामने वाले पारे आंटी को दे जाना। इतना कहने के बाद में माधुरी अपने कमरे में गई और यात्रा की तैयारियां करने लगी। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का तो प्रयास करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। माधुरी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। इसलिए उसने सुबह ही कह दिया कि वह वृंदावन घूमने जाएगी। इस घोषणा से कुणाल सकते में आ गया। इतने में ईशिका भी जाग कर आ गई थी। उसने देखा कि कुणाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माँ जी भी वहां पर नहीं है। ईशिका ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बनाया क्या माँ जी ने? अब पहली बार कुणाल के स्वर में तलखी थी। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जगती और बना लेती। ऋषिका ने आश्चर्य से कुणाल की ओर देखा, जैसे यह कोई दूसरा ही आदमी हो। बोली, तुम तो जानते हो कुणाल कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जगती हूँ और मुझे जगते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए भी चाय बना दो ना प्लीज। कुणाल ने सख्ती से कहा, अब अपनी आदतें बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, ये मायका नहीं ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल बेटी का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, क्लेश, पीड़ा के अलावा और कुछ दिया तुमने उन्हें? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो कुणाल? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो वह कौन से छोटी हो जाती। लेकिन वो तो सासू माँ है ना, वो क्यों पूछेंगी? खाना है तो खा, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर भी माँ जी नाराज हो गई तो मैं क्या करूं? इशिका गुस्से से बेफर पड़ी। इससे कुणाल का पारा भी चढ़ गया। गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना, और तुम महारानी। चलो जाओ किचन में और सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ। पहली बार कुणाल ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था। इशिका को घोर आश्चर्य हो रहा था कि यह कुणाल को हो क्या गया है। उसने तुनकते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से कुणाल हतप्रभ रह गया। कल से इसने किया ही क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई? बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ाने का यही तो अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो उसने बैठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और वह खामोश बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था कि पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और शादी में खर्चा करे? क्या इसी दिन के लिए? कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह माधुरी के कमरे में चला गया। माधुरी अपनी यात्रा की तैयारियां में लगी हुई थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। कुणाल अपने कमरे में आकर सो गया।
करीब 11 बजे इशिका बिस्तर से खड़ी हुई। नहा धोकर तैयार होकर वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर सत्संग होगा, और वह भी माइक से? उसका तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और कुणाल को जगाया। कुणाल, देखो जरा, नीचे जाकर देखो, माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुलवा लिया है और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाई है वे लोग। इतने शोर में कैसे रहूंगी मैं? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। कुणाल बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी तुम? तुम ऐसा करो कि किसी होटल में जाकर रहो, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेले होटल जाऊंगी क्या? जाएंगे तो दोनों, दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इशिका की आवाज में साफ साफ धमकी थी। इसी के चलते अब तक कुणाल पर वह हुकूमत कर रही थी, लेकिन इसका कुणाल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने में ही लगा रहा। कुणाल के इस व्यवहार से इशिका झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वे सत्संग नहीं करे? हमारे जाने के बाद जो चाहे करे। अरे वाह, तुम तो ऐसा कह रही हो कि जैसे ये घर तुम्हारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वे जो चाहे करे, हम होते कौन है रोकने वाले उन्हें? कुणाल ने बड़े शांत स्वर में कहा। प्लीज कुणाल, कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक? कुणाल मन ही मन मुस्कुराने लगा। तीर सही जगह लगा है। बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज की फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम वापस पुणे चली जाओ। ये तुमको हो क्या गया कुणाल? मैं अकेले जाऊंगी क्या? हैरान परेशान हो इशिका ने पूछा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज आने लगी। इशिका एकदम चिढ़कर बोली, सुना तुमने कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है? मेरा तो इस शोर से सिर फट जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, सिर दर्द की एक गोली ले लो और सो जाओ, मैं तो भजन सुनने जा रहा हूँ नीचे। ये कहकर कुणाल नीचे जाने लगा। इशिका वहीं धम्म से पलंग पर बैठ गई। इधर माधुरी ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। कुणाल और ऋषिका दोनों सुबह से ही भूखे थे। आज कुणाल ने भी कोई ऑर्डर नहीं किया था। वह भजन मंडली में आकर बैठ गया और भजनों का आनंद लेने लगा। इधर ऋषिका शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए और भी परेशान हो रही थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी थी तो कुणाल के बदलते व्यवहार से। अब क्या करे वह? उसने आखिरी हथियार चलाया। कुणाल को फोन करके अपने पास बुलाया और बोली, उसे बुखार आ रहा है। कुणाल ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर माधुरी ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब डांस किया, भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता ही रहा यह कार्यक्रम। उधर कुणाल इशिका को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको ये बताया कि कल दोनों टाइम का खाना जोमेटो से मंगवाया गया था तो डॉक्टर बोले, ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए, कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और ये दवाई ले लेना। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाते हुए कुणाल से कहा। दोनों घर आ गए। इशिका को भूख लग रही थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करे वह? माँ जी से कैसे खिचड़ी बनाने को कहे? उसने कातर नेत्रों से कुणाल को देखा। कुणाल ने हाथ खड़े कर दिए। बोला, मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को। और वह जाकर सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन कल मम्मी को उसने जो हर्ट किया था तो आज उपवास तो करना ही पड़ेगा ना। इशिका ने माधुरी से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी या दलिया ही खाने के लिए कहा है, तो बना लो और खा लो। माधुरी ने सपाट कह दिया। मुझे तो नहीं आता बनाना माँ जी, तो ज़ोमैटो से मंगवा लो। तुझे तो ज़ोमैटो वाला खाना बहुत पसंद है ना? माँ जी, लेकिन डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है। हाँ हाँ, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्च घी वगैरह ज़्यादा ही पड़ता है ना, तुझे तो पसंद नहीं है। मैं सब खा लूंगी माँ जी, बस आप बना दो। माधुरी समझदार थी, रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने के लिए चली गई। खिचड़ी बनने के बाद में कुणाल और ऋषिका को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुलवा लिया। इशिका आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट वगैरह लगाने लगी थी। दोनों ने पेट भरकर खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी अच्छी भी लग रही थी।
इशिका बोली, बहुत अच्छी बनी खिचड़ी माँ जी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी ना, तब तू भी साथ रहना मेरे। ऐसे बताने से थोड़े ना आ जाने वाली है। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वह बर्तन सिंक में रख रही थी कि माधुरी ने कहा, तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा? कल तो मैंने कर दिए थे, लेकिन आगे से नहीं करूंगी, इसलिए इन बर्तनों को साफ करके ही जाना। ये कहकर माधुरी जाकर सत्संग में बैठ गई। शाम को जब माधुरी खिचड़ी बनाने लगी तो इशिका भी आ गई। वह भी हाथ बटाने लगी। इशिका बोली, कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी, क्या तूने उन्हें बुलाया है? हाँ माँ जी, उनके साथ चली जाऊंगी। जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। इशिका ने कहा, इशिका, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी? तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे, और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्यों की तरह रहें, मेहमान की तरह नहीं। चाहे तो तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना, और जब चाहे नौकरी पर भी चली जाना। माधुरी की इतनी बातें सुनकर ऋषिका अवाक रह गई। उसे माधुरी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में कुणाल भी वहां आ गया। इशिका ने कुणाल को देखकर कहा, सुना तुमने कुणाल? माँ जी कह रही थी कि मैंने सब सुन लिया है। माँ जो कह रही है वो एकदम सही है। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने न तो माँ को माँ समझा, और ना ही माँ को सास समझा, और ना ही इस घर को घर समझा है। इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम किसी होटल में ही ठहर जाओ। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करना। मैं तो माँ के पास ही रहूंगा। अब इशिका को तो काटो तो खून नहीं। वह गुस्से में बौखला कर अपने कमरे में जा बैठी। माधुरी को भी बुरा तो बहुत लग रहा था अपने इस व्यवहार पर, मगर कुणाल ने उसे समझाया कि बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह इशिका जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज सुनकर माधुरी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में कुणाल भी आ गया। माधुरी ने उससे इशारे में पूछा तो वह माधुरी को अलग ले गया और बोला, कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है। बस उसी का परिणाम है यह। कुणाल के होठों पर मुस्कान थी। माधुरी किचन की तरफ आई तो इशिका माधुरी से लिपट गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। रोते रोते बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर माधुरी मोम की तरह पिघल गई। फिर उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। मुझे ये सब करने को मजबूर कर दिया बेटी तेरे व्यवहार ने। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। माधुरी और इशिका की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। कुणाल भी आकर उन दोनों से लिपट गया। कुणाल की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन माधुरी और कुणाल दोनों की आंखों में आंसू के साथ साथ कुछ आश्वस्ति का भाव भी तैर रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सलीका। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी कहानी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी के बारे में कोई राय लिखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो।